आज हम एक ऐसी पहेली की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने दुनिया को सालों से उलझा रखा है। हाँ बिल्कुल। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का गायब होना। हमारे पास जो जानकारी है वो MH370 एक अनसुलझा विमान रहस्य नाम के एक विश्लेषण से ली गई है। जी, और हमारा इरादा है कि इस विश्लेषण के जरिए हम समझें कि असल में हुआ क्या था, मतलब जो मुख्य तथ्य हैं, जो अजीब बातें हैं इसमें। और हाँ, जो अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। ये सोचना ही अपने आप में हैरान करने वाला है कि एक इतना बड़ा प्लेन बोइंग 777 239 लोग सवार थे उसमें। हाँ, 239 लोग, और आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में वो बस गायब हो गया बिना किसी निशान के। सही में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? तो तारीख थी 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी। रात का वक्त था। सब नॉर्मल था। शुरू में तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, टेक ऑफ हुआ, सब ठीक। लेकिन उड़ान भरने के कोई 40 मिनट बाद ही विमान सिविलियन रडार स्क्रीन से गायब हो गया। 40 मिनट बाद? मतलब एकदम अचानक? हाँ, अचानक। और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। और इसके बाद? इसके बाद बात और पेचीदा हो गई। सिविलियन रडार से तो संपर्क टूट गया, लेकिन मिलिट्री रडार ने कुछ और ही देखा। अच्छा, क्या देखा मिलिट्री रडार ने? मिलिट्री रडार ने दिखाया कि विमान अचानक पश्चिम की तरफ मुड़ा, अपने तय रास्ते से बिल्कुल हटकर। पश्चिम की तरफ? मतलब मलेशिया को पार करके? जी हाँ, मलेशियाई पेनिनसुला को पार किया और फिर मलक्का स्ट्रीट के ऊपर से गुजरा। मलक्का स्ट्रीट? वो तो बीजिंग के रास्ते से एकदम अलग दिशा है। बिल्कुल अलग, एकदम उलट। यही सबसे बड़ा सवाल है कि विमान उस तरफ क्यों गया। तो क्या किसी ने जानबूझकर मोड़ा या कोई गड़बड़ी हुई? यही गुत्थी है, और कहानी यही खत्म नहीं होती। मिलिट्री रडार की रेंज से निकलने के बाद भी विमान उड़ता रहा। उड़ता रहा? पता कैसे चला? पता चला सैटेलाइट सिग्नल से। इनमारसैट नाम की कंपनी है, उनके सैटेलाइट को विमान से ऑटोमेटिक सिग्नल मिलते रहे, हर घंटे एक पिंग। पिंग ये क्या होता है? ये बस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक था। मतलब सैटेलाइट और विमान के सिस्टम के बीच एक सिग्नल कि हाँ, मैं अभी चालू हूं। ओह, और ये कितने घंटे तक आते रहे? करीब 7 घंटों तक। इससे ये पता चला कि विमान गायब होने के बाद भी घंटों तक हवा में था, पर कहाँ जा रहा था ये नहीं पता। 7 घंटे? तो इन पिंग से लोकेशन का कुछ अंदाजा लगा? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इन पिंग्स के टाइमिंग और सैटेलाइट की पोजीशन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया गया। अच्छा। और उस एनालिसिस से एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि विमान शायद दक्षिणी हिंद महासागर के किसी बहुत दूर, बहुत ही वीरान इलाके में जाकर गिरा होगा। दक्षिणी हिंद महासागर मतलब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कहीं? हाँ, वही इलाका। बहुत बड़ा और गहरा समंदर है वहाँ। और फिर खोज शुरू हुई होगी? हाँ, और वो भी इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे महंगी खोज। सोचिए, 26 देशों ने मिलकर खोजा। 26 देश? जी, $200 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए। सालों तक समंदर खंगाला गया, पर मिला कुछ नहीं। सालों तक कुछ नहीं मिला। कोई मलबा नहीं, कोई सुराख नहीं। ये अपने आप में बहुत अजीब था। इतनी टेक्नोलॉजी, इतने साधन, और नतीजा सिफर। अविश्वसनीय। फिर वो टुकड़ा कैसे मिला? हाँ, फिर जुलाई 2015 में, यानी घटना के लगभग 1.5 साल बाद, एक फ्रेंच आइलैंड है हिंद महासागर में, रियूनियन। हाँ, सुना है। वहां के बीच पर विमान के पंख का एक हिस्सा बहकर आ गया, एक फ्लैपरॉन। फ्लैपरॉन? जी, विंग का एक कंट्रोल सरफेस होता है। बाद में कुछ और छोटे मोटे टुकड़े भी मिले अफ्रीका के तटों पर, मोजाम्बिक, तंजानिया में। तो इससे ये तो पक्का हो गया कि विमान क्रैश हुआ था। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि अंत दुखद था, विमान क्रैश हुआ, लेकिन ये टुकड़े भी ये नहीं बता पाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं रहा। बिल्कुल। इन टुकड़ों ने रहस्य सुलझाया नहीं, बल्कि इस बात को और पुख्ता कर दिया कि कुछ बहुत गलत हुआ था। अब आते हैं उन थ्योरीज पर। विश्लेषण में भी इनका जिक्र है। पहली क्या है? पायलट वाली। हाँ, एक थियरी है कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, शायद आत्महत्या या कोई और इरादा। लेकिन इसका कोई सबूत? कोई ठोस सबूत नहीं मिला आज तक। पायलट की बैकग्राउंड जांच में भी ऐसा कुछ खास संदिग्ध नहीं निकला जो इस तरफ इशारा करे। और दूसरी थियरी, अपहरण। अपहरण की थ्योरी भी है, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई मांग सामने नहीं आई, तो ये भी थोड़ी कच्ची लगती है। सही बात है। और तीसरी, कोई तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी, जैसे कोई आग लग गई हो या सिस्टम फेल हो गया हो। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि बोइंग 777 बहुत भरोसेमंद विमान माने जाते हैं। हाँ, उनका सेफ्टी रिकॉर्ड तो अच्छा है। और अगर कोई बड़ी खराबी हुई भी तो पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा?
कोई डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं की? कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम से बंद कैसे हो गया? ये सवाल हैं। ये तो है। और वो चौथी थियरी साइबर हैकिंग वाली, विश्लेषण में इसका जिक्र है। हाँ, ये थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद थ्योरी है कि क्या विमान के सिस्टम को बाहर से रिमोटली हैक किया जा सकता था? क्या ये मुमकिन है? तकनीकी तौर पर यह बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसकी संभावना से इनकार नहीं करते। विश्लेषण में भी कुछ तकनीकी पहलुओं जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के रास्ते दखल अंदाजी की बात की गई है। लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है। नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। ये बस उन संभावनाओं में से एक है जिन पर सोचा जाता है, खासकर तब जब बाकी थ्योरीज से भी जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो असल में हमारे पास सवालों के सिवा कुछ ज्यादा है नहीं। सही कहा। जो बात इस घटना को इतना रहस्यमयी बनाती है वो यही है कि आज के इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जहां हर चीज ट्रैक होती है, एक इतना बड़ा जेटलाइनर घंटों तक कैसे उड़ता रह सकता है बिना किसी को पता चले, और फिर समंदर में समा जाए बिना कोई ठोस सुराग छोड़े। जी, ये वाकई में सोचने वाली बात है। फ्लाइट MH377 वाकई एक चेतावनी जैसी है कि हमारी इतनी एडवांस्ड दुनिया में भी कितना कुछ है जो अनजाना है, अनसुलझा है। बिल्कुल। तो आखिर में सवाल वही आके रुकता है जैसा विश्लेषण भी इशारा करता है। क्या ये किसी की सोची समझी साजिश थी, कोई भयानक तकनीकी चूक, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? और ये सवाल 10 साल बाद भी शायद वैसे ही हवा में तैर रहा है।